तो इंशाल्लाह ताला 6 बजे के अराउंड में जो है मेरा जो भी आज की क्लास होगी वो अपलोड हो जाएगी हमारे यूट्यूब पे और लिंक तुम्हें शेयर कर दिया जाएगा, ताकि अगर तुम में से किसी ने क्लास को दोहराना है या क्लास में से कुछ और है तो बहुत कम बच्चों ने मुझसे जो है सवालात जवाबात किए हैं। सेकेंड ईयर में तो काफ़ी करते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में बहुत कम ने मुझसे सवालात जवाबात किए हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं। सम टू प्रोडक्ट का पहला फॉर्मूला जो हमारे पास है वो साइन ऑफ u प्लस साइन ऑफ v इज इक्वल्स टू साइन ऑफ क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ u प्लस v बाई 2 एंड साइन ऑफ u माइनस v बाई 2। तो ये सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, साइन नहीं है सॉरी कॉस है, कॉस ऑफ u प्लस v बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ड्राइव करने जा रहे हैं। ये 4 फॉर्मूले हैं सम टू प्रोडक्ट के अंदर एंड चारों तकरीबन एक ही स्टाइल में होते हैं। अगर बच्चा एक को समझ के सही तरह से याद कर ले और ज़रा सी चेंजेस याद कर ले तो उसको जो है सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और इन फॉर्मूलों को कई दफ़ा एग्जाम में देखा गया है सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। प्रूफ साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा is equals to sine of alpha cos of beta minus cos of alpha sin of beta। तो we know that करके हमने स्टार्ट किया और इन दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐड क्यों किया गया उसकी रीज़न हमें मालूम है, क्या चाहिए? प्लस चाहिए, तो इसलिए ऐड कर दिया गया। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब तुमने जब इनको ऐड किया तो ये लास्ट 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इनके अपोजिट साइन है, ये सिमिलर टर्म्स हैं, तो ये हो जाएंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा 2 साइन अल्फा और कॉस ऑफ बीटा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यहाँ पे तुम गौर करो, आ गई ये चीज़ें, ये सम आ गया, ये प्रोडक्ट, सिर्फ एंगल डिफरेंट है। हमारा जो एंगल है, एंगल यहाँ पे मुझे सादा सा चाहिए u, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा को लेट कर दिया, सपोज कर लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू u ले लिया एंड अल्फा माइनस बीटा को मैंने क्या ले लिया? v के बराबर ले लिया। मैंने सपोज कर लिया दिस इज u है और ये v है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। अब इन अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू u अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू v एंड जब इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या हुआ? 2 अल्फा किसके बराबर आ गया? क्योंकि बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो गए, इज इक्वल्स टू u प्लस v एंड अल्फा विल बी इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2। सिमिलरली इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि बीटा की वैल्यू मिल जाए। कैसे मिलेगी? जिनको शक है वो दिखा देता हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू u अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू v एंड यहाँ मैंने कहा ऑन सब्ट्रैक्शन। तो ये सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है? साइनेज चेंज हो जाती है, किसकी साइनेज चेंज हो जाती है? नीचे वाली टर्म की, माइनस। तो ये हो जाएगा
अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बीटा प्लस में तब्दील हो जाएगा। 2 ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, u माइनस v, एंड बीटा विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, u minus v by 2. Therefore, using equation number 1, equation 1 क्या थी, sin alpha plus beta. Now ये equation क्या हो जाएगी, sin u plus sin of v is equals to 2 of alpha plus beta. alpha किसके बराबर है, sin of u प्लस v बाई 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos, और बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, वो निकाली थी u माइनस v बाई 2, हैंस प्रूफ्ड। अब इसको पहले सही तरह से समझ लो, क्योंकि सम टू प्रोडक्ट की 4 डेरिवेशन हैं। ये एक अगर समझ में आ गई, कहानी खत्म। कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अगर तुम्हें याद आए, मैंने ये देखते हुए स्टार्ट किया था कि दोनों प्लस में हैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा दोनों साइन में हैं, तो मैंने इनको आपस में ऐड किया। ऐड करके जब हम पहुँचे यहाँ पे, तो एंगल अब यू वी में तब्दील करने हैं। इसको यू सपोज कर लिया है, पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को वी, तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी वो निकाल के दिखा दी। किस तरह, इस इक्वेशन को मैंने अगर ऐड किया तो अल्फा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ यू वी, और इन दोनों में मैंने जब सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे बीटा की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ यू वी। अब इक्वेशन क्या हो गई, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन यू प्लस साइन वी ट्वाइस ऑफ, देन ये एंगल का अल्फा किसके बराबर था, u प्लस वी बाई 2, ये एंगल किसके बराबर था, u माइनस वी बाई 2। बिल्कुल यही डेरिवेशन को मैं रिपीट करूंगा, मेरी आज की जो है दूसरी डेरिवेशन भी तैयार हो जाएगी। तो ये 4 डेरिवेशन है, एग्जाम में बहुत दफ़ा इनमें कोई भी एक आ जाती है, सारी नहीं आती। तो आज की दूसरी डेरिवेशन है साइन ऑफ u माइनस साइन ऑफ v। क्या फॉर्मूला है, 2 cos u प्लस v बाई 2 साइन u माइनस v बाई 2, प्रूफ। हाँ क्या था, साइन है तो वी नो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, अल्फा साइन ऑफ बीटा। यहाँ मैं देख रहा हूँ माइनस चाहिए, ऑन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन से साइनेज चेंज हो जाती है, जो नीचे वाली टर्म की है, जो प्लस है वो माइनस बन जाता है और जो माइनस है वो प्लस। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, तुम देख रहे हो ये दोनों अपोजिट साइन है, साइन अल्फा कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा 2 cos अल्फा और साइन ऑफ बीटा। हमारी यहाँ तक डेरिवेशन आधी हो गई। अब सिर्फ एंगलों को चेंज करना है, या यू आना या भी, तो पुट कर दिया, सपोज कर लिया, लेट कर लिया, तो पुट कर लिया मैंने, क्या पुट कर लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू वी एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू यू, और ये जो है वी ले लिया। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को जो है, इन दोनों से अल्फा बीटा यू ऑफ वी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने दोनों को ऐड करने का फैसला किया। कैसे ऐड करेंगे दोनों को,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू यू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू वी। ज़रा ऐड द टू इक्वेशन, इन दोनों को ऐड किया, ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू यू प्लस वी एंड अल्फा इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल आई? एंड इसी तरह अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू यू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू वी। ऑन सब्ट्रैक्शन पे क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा कैंसिल, बिल्कुल सेम प्रीवियस वाली, और इसी तरह भी 2 दफ़ा और करनी है। 2 ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू यू माइनस वी एंड बीटा इज इक्वल्स टू यू माइनस वी बाई 2। तो मैंने अल्फा इन टर्म्स ऑफ यू वी, बीटा इन टर्म्स ऑफ यू वी निकाल लिया। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 की बातें कर रहे हैं। नाउ यूजिंग सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ u प्लस साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ v इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये साइन u आ गया, माइनस साइन v इज इक्वल्स टू 2 cos u प्लस v बाई 2 साइन u माइनस v। अब तुम देख क्या रहे हो? सेम चीज़ है, सिर्फ क्या हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्री को जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई में चेंज करने की आइडेंटिटीज एक ही तरीके से ड्राइव हो रही हैं। 2 अब तक मैं ड्राइव कर चुका हूँ। अब अगर मैं तीसरे की तरफ तुम्हें लेके आऊँ, तीसरी में हम जो है ड्राइव करने जा रहे हैं। वो कौन सा ड्राइव करने जा रहे हैं? आज का तीसरा फॉर्मूला, कॉस ऑफ यू plus cos of v is equals to twice of cos of u plus v by 2 cos of u minus v by 2। अच्छा, we know cos alpha plus beta, alpha plus beta is equals to cos of alpha cos of beta minus sin of alpha sin of beta, and cos of alpha minus beta will be equals to क्या हो जाएगा? cos of alpha cos of beta plus sin of alpha sin of beta। इन दोनों के दरमियान क्या साइन है? ऐड कर लो दोनों को। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और प्लस ये टर्म रह जाएगी 2 cos अल्फा और जो है कॉस ऑफ बीटा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमें आखिरी स्टेप में ये करना है कि अल्फा बीटा की जगह क्या लेके आना है? यूवी। तो उसको हमने इस तरह करना शुरू किया, पुट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू यू एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू वी। हमने एक को u ले लिया और एक को क्या ले लिया? v। इन दोनों को ऐड करते हैं, किनको? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू u, और ये है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू v। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, ये मैं ऐड कर रहा हूँ दोनों को, तो ऐड करके क्या आ रहा है जनाब मेरे पास? 2 अल्फा is equals to u plus v and alpha is equals to u plus v by 2। इसी तरह यहाँ पे अल्फा
प्लस बीटा इज इक्वल्स टू यू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू वी, और इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट मैं क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब v की वैल्यू चाहिए, तो साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट में। जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है, और जो प्लस होता है वो माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 बीटा, बिकॉज क्या हो जाएगा, हमारे अल्फा एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल होंगे, u माइनस वी बाई 2। तो अभी अगले स्टेप में आ जाएगा u माइनस वी बाई 2। तो मैंने अल्फा बीटा बिल्कुल एक ही जगह है। तुम अगर थोड़ी सी एक मिनट मेहनत कर लो, मुझे पूरी उम्मीद है आराम से कर लोगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इसमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस u प्लस वी, cos of u plus cos of v is equals to 2 cos u plus v by 2 cos u minus v by 2। Hence, अब यहाँ पे वही कोई चीज़ है, सेम है, सिर्फ स्टार्ट हमारा डिफरेंट हुआ, कॉस से हुआ। स्टार्ट में वही पुरानी चीज़ है कि प्लस क्यों करना है, और फिर उसके बाद क्यों करना है, उसके बाद सेम चीज़ है कि एंगल कैसे कन्वर्ट होते हैं। एंड आज का लास्ट डेरिवेशन तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक डेरिवेशन करवा रहा हूँ। टॉपिक बाय टॉपिक डेरिवेशन से मेरी मुराद क्या है, आज हमने सम टू प्रोडक्ट का टॉपिक लिया हुआ। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इंशाल्लाह ताला वो कल डील कर लेंगे। तो आज की लास्ट डेरिवेशन क्या है, कॉस ऑफ u माइनस कॉस ऑफ v इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन ऑफ u प्लस v बाई 2 साइन ऑफ u माइनस v बाई 2। तो आज की लास्ट डेरिवेशन की तरफ जब हम चलते हैं, तो लास्ट डेरिवेशन में वही है, वी नो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ अल्फा लाओ यार, और साइन ऑफ प्लस साइन ऑफ बीटा। और ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। बाय द वे ये कुछ भी नहीं है, इन दोनों का अगेन हमने क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है साइनें बदल जाएंगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा नहीं प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस किया तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और ये माइनस के साथ लीड करेंगे तो माइनस 2 साइन अल्फा और साइन ऑफ बीटा। ये इक्वेशन नंबर 1। तुम इसका जो भी नाम देना चाहो, अब सिंपली पुट कर दिया जाएगा। क्या पुट कर दिया जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, u के बराबर है, एंड अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, v के बराबर है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ऐड क्यों करूंगा, ताकि मेरी जो है u की वैल्यू निकल आए। तो जब मैंने इसको ऐड करने का फैसला किया, तो ऐड करके ये क्या बन गया भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू u, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू v। जब इनको हमने ऐड किया तो 2 ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू u प्लस v, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू u माइनस v बाई 2। इसी तरह सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू u
अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू वी ऑन सब्ट्रैक्शन, साइनें चेंज हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू यू माइनस वी एंड बीटा इज इक्वल्स टू यू माइनस वी बाई 2 हाँ सॉरी ये माइनस में कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम, हो जाएगा कॉस ऑफ u माइनस कॉस ऑफ v, क्योंकि ये u माना हुआ था एंगल, ये v माना था, इक्वल्स टू -2 साइन, ये हो जाएगा u प्लस v बाई 2 और ये हो जाएगा साइन u माइनस v बाई 2। हैंस प्रूव्ड। तो ये एक ही फैमिली की मैंने डेरिवेशन करवाई है। कितनी डेरिवेशन है? ये 4 डेरिवेशन है। प्लीज़ आज ही के आज याद करो। मैं इस वक्त तो बड़े आराम से तुम्हें समझा रहा हूँ, प्लीज़ करके यकीन करो मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि अभी तक हमने टेस्ट नहीं लिया है, लेकिन हालात जो ही हम टेस्ट लेंगे आगे हमारे लिए वो जो है टेस्ट जो है मसाइल पैदा कर देगा। ओके, अब यहाँ मेरे पास आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, वो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का टाइटल है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। यानी अब ट्रिग्नोमेट्री को हम उस जगह पे अप्लाई करेंगे कि ट्राइंगल पे कैसे अप्लाई होती है। जब तुम लोग फर्स्ट ईयर में नए आए थे तो तुम लोग समझे थे कि ट्रिग्नोमेट्री बिलोंग्स टू ट्राइंगल, तो मैंने उस वक्त क्लियरफाई किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का ट्राइंगल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये अप्लाई की जा सकती है। कहाँ अप्लाई की जा सकती है? ट्राइंगल के ऊपर। तो अब आज पहली दफ़ा हम देखेंगे ट्राइंगल के ऊपर कैसे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है और वो ट्राइंगल को किस तरह सॉल्व कर सकती है। हमारे पास जो है चैप्टर 12 में 5 एक्सरसाइजेस हैं और इन 5 एक्सरसाइजेज मेरे हिसाब से तो बड़ी सॉफ्ट हैं एंड मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में हम तकरीबन एंड पे पहुंच रहे होंगे अपने चैप्टर नंबर 12 पे। और चैप्टर नंबर 12 के ऊपर जो है हम जो है ये ख़त्म कर रहे होंगे। तो राइट है, चैप्टर नंबर 12 के लिए क्या करने जा रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 12.1। अब 12.1 के अंदर कुछ हमारे बैकग्राउंड नॉलेज है जो हमें पहले याद करनी है। सबसे पहली चीज़ है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ होती है? अगर आप यहाँ कहीं खड़े हुए हैं, ये आपका पॉइंट ए ऑब्जर्वेशन का है, और आपने नज़र अपनी सीधी की हुई है, ठीक, अभी कोई एंगल नहीं बना। अब अगर आप मिसाल के तौर पर ऊपर कोई जो है जहाज़ जा रहा है, तो आपने इस नज़रों को अपने जो ऊपर की तरफ घुमाया, ये ऊपर की तरफ घुमाने से जो एंगल क्रिएट आपके यहाँ हो रहा है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम दिया जाता है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर जाने वाला। और बात जगह लिफ्ट को हम एलिवेटर कहते हैं, ऊपर ले जाने वाला। तुम यहाँ छत पे खड़ो, तुम्हारा दोस्त सड़क से गुजर रहा है, कि ये तो नहीं करोगे कि ऊपर की तरफ देखोगे, जाहिर बात है अपने दोस्त को देखने के लिए नीचे की तरफ झुकोगे, अपनी आँखों को नीचे की तरफ झुकाओगे। तो ये जो एंगल तुम क्रिएट कर रहे हो, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन घटने को कहते हैं, रिड्यूस होने को कहते हैं। कहते हैं ना, वो आम बोल चल रहे हैं, यहाँ मुझे बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, नीचे की तरफ जाने को डिप्रेशन कहते हैं। तो सादा सी बात याद रखो, जिस पॉइंट पे तुम मौजूद हो, ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, उस पॉइंट से अपनी नज़रों को इस हॉरिजॉन्टल के ऊपर की तरफ ले जाओगे, तो जो एंगल क्रिएट होता है वो एलिवेशन होता है। और इस पॉइंट से जब नीचे की तरफ आते हो, तो जो एंगल क्रिएट होता है उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो आज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्सरसाइज 12.1 में पुरानी चीज़ है, मैट्रिक्स से रिलेटेड हम इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। दैन उसके बाद एक और चीज़ है, तुमने पढ़ा होगा कि 27 डिग्री
43 मिनट। बिल्कुल ठीक है, 12 चैप्टर के अंदर तुमने इसको पढ़ा हुआ है। लेकिन आज इसमें हम नई चीज़ ऐड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह दूँ टेंजेंट 27 डिग्री 43 मिनट्स। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? कैलकुलेटर पे इसको लिखा जा सकता है, कैलकुलेटर को पे इस पर लिखा जा सकता है। मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर पे कैसे लिखा जा सकता है। तो मैं 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ तुम्हें कितना नज़र आ पाएगा और कितना नहीं नज़र आ पाएगा। जूम कर लें थोड़ा सा। अच्छा, एक काम करें ना, इस पेपर को इधर निकाल लें ताकि ये नज़र आने लगा ना। अब मुझे सबसे पहले कैलकुलेटर पे टेंजेंट पुश करना होगा। टेंजेंट ब्रैकेट स्टार्ट है 27 टाइप कर लो 27। अब ये बताने के लिए डिग्री है, यहाँ एक छोटा सा निशान है, ये छोटा सा निशान तुम्हें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये छोटा सा निशान, इसको कहते हैं डिग्री मिनट सेकेंड। डिग्री मिनट सेकेंड। पहले इस निशान को मैं क्लियरिटी कर दूँ, इस निशान की मैं क्लियरिटी कर दूँ। ये आ रहा है, ये एक सर्किल बना हुआ है, फिर एक कॉमा है, फिर दूसरा, इसको कहते हैं डिग्री मिनट सेकंड्स। ये 2 डैश सेकंड्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्या मैंने आपको बताया था कि आप इसमें टेंजेंट टाइप कीजिए। टेंजेंट टाइप कर चुके हैं हम लोग। और टेंजेंट के बाद हमें क्या करना है, 1 मिनट को 27 डिग्री का निशान दबाएंगे। अब देखो डिग्री का निशान दे पाते ही यहाँ छोटा सा डिग्री का निशान आने लगा, यानी कैलकुलेटर आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये डिग्री है। 27 डिग्री 43 मिनट्स के लिए दोबारा डिग्री का निशान दबाएंगे। जब मैंने दोबारा डिग्री का निशान दबाया तो 43 के साथ डिग्री का निशान दोबारा आया। अब कैलकुलेटर की लिमिटेशंस हैं, यानी वो प्राइम या जिसे कहते हैं डैश नहीं बना पाता वो डिग्री का निशान। तो दूसरे को हम पढ़ते हैं 27 डिग्री 43, दूसरे को हम पढ़ते हैं 43 मिनट। ये 43 मिनट है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ जस्ट इज इक्वल्स टू तुम्हें पुश करना है, तुम्हें मिल जाएगा इसकी वैल्यू कि टेंजेंट 27 डिग्री 43 मिनट है। बस सिर्फ लिमिटेशन क्या है, 27 डिग्री 43 मिनट, 43 के ऊपर भी डिग्री का निशान आ रहा है। लिखते वक्त कैलकुलेटर में मजबूर हैं, लेकिन पढ़ने में मजबूर नहीं है। हम उसको पढ़ेंगे 27 डिग्री 43 मिनट पढ़ेंगे। एक कंपनी है शार्प के कैलकुलेटर निस्बतन महंगे होते हैं। उनके कैलकुलेटर्स में जो है आपका जो है 27 डिग्री और यहाँ डिग्री नहीं आता, वो प्राइम आता, प्राइम यानी कि डैश आता है। तो 43 जो है मिनट्स बिल्कुल अलग से पढ़े जाता है। तो ज़रूरी नहीं, तो थोड़ा सी चीज़ें अपने अंदर एडजस्ट कर लो। मसलन मैं तुमसे कहूँ साइन 61 डिग्री 28 मिनट 55 सेकेंड्स। हमें हमारे कोर्स में इतनी लंबा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर तुम में से कोई करना चाहता है तो बड़े आराम से हो सकता है। इसको हम बड़े आराम से फीट कर सकते हैं। 61 डिग्री 28 मिनट 43 सेकेंड। इसको कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे? बहुत आराम से, जैसे अभी लिखा, साइन हमने पुश किया 61 और पहले इसको डीएमएस को दबाया। डिग्री मिनट सेकेंड को हम एब्रीवेशन करते हैं डीएमएस। तो पहले मैंने डीएमएस को दबाया, 61 डिग्री हो गया। देन मैंने 28 फिर डीएमएस को दबाया, अब 61 डिग्री 28 मिनट, फिर मैंने लिखना 55 और फिर डीएमएस को दबाया, डिग्री मिनट सेकेंड के बटन को आ गया और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो 61 के ऊपर भी डिग्री का निशान है,
28 पे भी डिग्री के निशान है, 55 पे भी डिग्री के निशान है, तो गलत फहमी में नहीं आना। पहला वाला डिग्री है, दूसरा वाला क्या है, मिनट है 28 एंड सेकंड्स जो हैं वो 55 सेकंड्स हैं। तो डिग्री मिनट सेकंड के ऊपर हमने बड़ी तफसील से 13वें चैप्टर में बात कर चुके हैं। वहाँ पे हमने साइन कॉस टेंजेंट नहीं निकाला था, यहाँ हम साइन कॉस टेंजेंट भी देख रहे हैं। वही आइडिया है कि एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है तो आपका जो है मिनट बने, एंड हर मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया तो आपके सेकंड्स बने। जिसको जैसे ही हम इज इक्वल्स टू दबाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डीएमएस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, वो भी हम देख लें और आज के टॉपिक में यूज़ होगा। क्या हमारे पास है, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक लाइन ये इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। अब ये एंगल, यानी ये एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल और कौन सा एंगल हमारे पास है, ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक कहा, अल्टर्न। ये एक्चुअली होता क्या है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। पहले तो मैं बात यहाँ से करूँ, ये और ये वाला एंगल बराबर होता है। क्यों बराबर होता है ये दोनों एंगल, वर्टिकल एंगल्स, आमने सामने के एंगल पैरेलल एंगल। और फिर उसके बाद ये एंगल किसके बराबर होता है, सॉरी ये एंगल बराबर होता है इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के। क्यों बराबर होता है, ये आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। अब मैं इनको हटा दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये एंगल और ये एंगल बराबर है। मैं इनको हटा के कह रहा हूँ ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम सिंपली कह सकते हैं, इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो नहीं, इसको कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द पैरेलल लाइन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। अब ये चीज़ आज अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, उसके अंदर काम आएगी। मैं तुम्हें एक नज़र डालवाना चाह रहा हूँ। मसलन मेरे पास जो है दो लाइनें पैरेलल हैं और यहाँ पे मेरे पास, तो मैंने छुट्टी कहना है कि और ये एंगल नहीं, मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाह रहा था। एक मिनट सा मुझे से रुक जाओ, मुझे मत। ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये देखो मैंने दिखाया, ये मेरे पास ट्राइंगल है और ये एंगल मेरे पास बन रहा है, दिस एंगल। अब इसको आगे तक ले जाओ, लाइन को, इस लाइन को भी आगे तक ले जाओ, तो ये क्या होता है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। ये बीच वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल आगे भी जा रही है, ये ट्रांसवर्सल आगे भी जा रही है, आगे भी जा रही है ये ट्रांसवर्सल। तो हम कहते हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल, और इनको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ द पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के अंदरूनी एंगल अल्टरनेट, तो ये एंगल्स बराबर होते हैं हमारे। एंड इन एंगल्स का भी थोड़ी देर में मैं आपको इस्तेमाल भी दिखाता हूँ कि वो कैसे इस्तेमाल हुआ और कहाँ नहीं हुआ है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या होगा, व्हाट प्रॉब्लम्स है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो पहला सवाल ये है मौजूद, अगर तुम्हें इस तरह के सवाल याद आए तो इस तरह के सवाल हमारे पास मौजूद थे। कहाँ मौजूद थे इस तरह के सवाल? इस तरह के सवाल हमारी एक्सरसाइज मैट्रिक क्लास में इस तरह के सवाल काफ़ी तादाद में मौजूद थे। मैट्रिक क्लास में इस तरह के सवाल मौजूद थे, लेकिन वहाँ फ़र्क क्या होता था, वहाँ मैट्रिक क्लास में जो हमारे पास था वो डीएमएस, डिग्री मिनट सेकंड का जो है कोई मैटर नहीं होता था, तो हम डीएमएस से आज़ाद थे। अब यही है, डिग्री के साथ साथ मिनट और सेकंड भी है। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए जो इम्पोर्टेंट तरीन तरीका होता है, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे से एक राइट ट्रायंगल बना लो। इतने का सर कैसी बात कर रहे हैं आप? इसलिए बात कर रहे हैं कि ये राइट ट्रायंगल के रिलेशन में इस्तेमाल होगा, यानी 90 का एंगल उसमें लाजमी होगा।
अभी मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छुट्टे ही एक राइट ट्रायंगल बना दिया। ये वर्टाइसिस के नाम जो तुम्हारी मर्जी है कि जो नाम देने जाओ, PQR ABC, ये कैपिटल लेटर से नाम देंगे। अब ज़रा सवाल पढ़ते जाते हैं और सवाल पढ़ने के साथ साथ जो है राइट ट्रायंगल को भी उसमें देखते जाते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सवाल में कर रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री when seen from a ground is 400 meter from the base of the tree is this much, find the height of the tree। सबसे पहले आसान सी चीज दिखाओ, हाइट ऑफ द ट्री कहाँ है, उसको जो है हाइट ऑफ द ट्री को मार्क कर लो कि जहाँ P से Q हाइट ऑफ द ट्री है उसको Y कह दो। सबसे आसान चीज है, जारी बात है, जब हम ट्री की हाइट की बात कर रहे हैं तो ट्री जमीन पे लेटा हुआ नहीं होगा, कॉमन सेंस है। दरख्त तिरछा हो सकता है, वो इसलिए अभी नहीं बात कर रहे हैं, वो अभी बात कर रहा हूँ। राइट ट्रायंगल लाजमी लेना भी जरूरी है। देन उसके बाद उस दरख्त को कहाँ से देखा गया है, पॉइंट R से देखा गया है। पॉइंट R से जब दरख्त को देखा गया है तो R से लेके जो बेस ऑफ द ट्री है वो डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर्स है। अब देखो राइट ट्रायंगल के अंदर चीजें इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। कौन सा एंगल उसने दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है आप R पे खड़े होके दरख्त की चोटी देख रहे हैं तो वो 23 डिग्री और कितना है 29 मिनट्स। तो वहां पर जो है फिगर में दिखा दो कि जनाब ये एंगल में एरोहेड लगा दो, बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुमने एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है जो नीचे के ऊपर। अगर खुदा ना करे तुम एरोहेड नहीं लगा रहे हो, जब भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब मैं वजाहत कर रहा हूँ, क्या वजाहत कर रहा हूँ कि जनाब हमारे पास जो है हाइट ऑफ द ट्री किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, PQ से, और जो कि Y के बराबर है। देन दूसरी चीज़ क्या हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, दूसरी चीज़ हमारे पास RQ है जो कि डिस्टेंस अलोंग द ग्राउंड है बिटवीन द ट्री एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या बेस ऑफ द ट्री, बिल्कुल ठीक है, एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि खुद किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है 400 मीटर के। दो डेटा में चीज़ें दे दी हैं, एक हमें बेस बता दिया है, राइट एंगल के रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ, बेस बता दिया है, दूसरी चीज़ हमें हाइट बता दी है। अब तक सोचो राइट ट्रायंगल के अंदर अगर मुझे हाइट मालूम हो और बेस मालूम हो तो कौन सा रेशियो इस्तेमाल होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बिल्कुल बेस परपेंडिकुलर टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 20, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 23 डिग्री 29 मिनट। और ये जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है PQ और बेस है QR। मॉड में लिखा है मैंने लेंथ ऑफ PQ या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डिवाइडेड लेंथ ऑफ द बेस। टेंजेंट 23 डिग्री 29 मिनट की कैलकुलेटर से मैंने वैल्यू निकाल ली। कैलकुलेटर से वैल्यू तो बहुत लंबी आती है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक, 4 प्लेसेस तक तो आप दिखाइए, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक, डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि PQ बराबर था y के और RQ किसके बराबर था 400 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 400 टाइम्स ऑफ 0.344 इज इक्वल्स टू y एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक। ये क्या निकल के आया, हाइट ऑफ द ट्री निकल के आया। वर्डिंग के अंदर जवाब दो। अब जितने अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं कम से कम ये अल्फाज, ये प्रेजेंटेशन इसी तरह बनाओ। अब इससे कम तुम करोगे तो तुम अपने नंबरों पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। एंड याद रहे क्योंकि मेजर यूनिट जो है वो मीटर है तो आखिर में यूनिट लिखना ना भूलना। अगर तुम यूनिट लिखना भूल गए तो वो नंबर डिटेक्ट करेगा। जारी बात है तुम जो कमी छोड़ोगे उस कमी पे लाजमी तौर पे आपके कुछ ना कुछ नंबर कंप्रोमाइज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन अगला आ रहा है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बोट इज इन द रिवर, रिवर के अंदर ही बोट होगी डेफिनेटली, 200 फ्रॉम सीन व्हेन 250 मीटर हाई टावर इज 76 डिग्री। एंड आगे मैं सवाल पढ़ता हूँ, लेकिन आगे एक चीज़ फिर हमें समझ में आ गई कि हमारे पास क्या हो रहा है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस के नाम दे दिए, ए बी सी दे दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पी क्यू आर दे दो, और 90 का एंगल शो कर दो। अब एक दफ़ा मैं फिर सवाल पढ़ रहा हूँ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट, बोट कहाँ पे होगी, ज़्यादा चेक करो, टी पे बोर्ड होगी, टी पॉइंट पे बोट, क्योंकि ऊपर से देखा जा रहा है तो बोट दरिया के अंदर होगी। और कितना हाई है टावर, 250 मीटर का टावर, तो टावर पे लिख दो 250 मीटर, ये हाइट पे लिख दो 250 मीटर की ये हाइट है हमारे पास। अच्छा, अब सवाल पढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड द बेस ऑफ द टावर। टावर दिखाओ कहाँ है, टावर से लेके बोर्ड, बोर्ड कहाँ है, बोर्ड यहाँ पे मौजूद है। तो इन दोनों के दरमियानी फासला मालूम करना है, इसको x कह देते हैं, x कह दो, k कह दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको यू नहीं कह सकते। अब ये देखो, जो हमने सवाल पढ़ा है वो सवाल यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया है। इस सवाल में भी इत्तेफाक से राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, और साथ साथ जो है वो टेंजेंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। क्यों टेंजेंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है और बेस पूछा है। लेकिन सबसे पहले हमें हर चीज़ की वजाहत करनी पड़ेगी। वो वजाहत क्या लिखेंगे हम, हाँ, एंगल, सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन रह गया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से जो एंगल बनता है उसको डिप्रेशन कहते हैं। और अभी मैट्रिक की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यहीं पे आ जाएगा जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो बहुत सारे टीचर एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग से दिखाते नहीं है, डायरेक्ट एंगल यहाँ पे दिखा देते हैं। तुम देख लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की बता पे वो एंगल सेम बन गया है। अब हमने क्या ले लिया, एम एन किसके बराबर है, हाइट ऑफ द टावर, जो कि हमने 250 मीटर्स है। देन दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास एन टी है, डिस्टेंस बिटवीन द बोट, वो कितना है, बोट एंड द बेस ऑफ द टावर, जो कि एक्स के बराबर है। ठीक है, एंड टेंजेंट थीटा, इत्तेफाक से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि परपेंडिकुलर है, और बेस है टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 76 डिग्री 28 मिनट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे पास जो है एम एन है, बिल्कुल ठीक है, टावर है, और जो है बेस जो है मेरे पास टी एन की लेंथ है, मॉड लगा दिए ताकि मालूम चले। टेंजेंट 76 डिग्री 28 मिनट की कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल ली, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक तो उसको हमने लिखा है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स ऊपर आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 250, और डिवाइड करना है इनको, तो डिवाइड करके क्या जवाब आ रहा है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्डिंग में जवाब देनी है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड द बेस ऑफ द टावर, एक मिनट यार, ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट भाई, ये क्या हो गया, ओके। देखो, इस दो सवाल हमने अब तक किए हैं। दोनों सवालों के अंदर हमारे पास क्या हुआ है कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल में टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज़ की है, बिकॉज मेरे पास जो है हाइपोटेन्यूज था इस दोनों सवालों में, और जो है मेरे पास बेस था उस और एंगल था। ज़रूरी नहीं है टेंजेंट हर दफ़ा लगे, साइन भी लग सकता है, कॉस भी लग सकता है,
डिपेंडिंग क्या डेटा दिया है। अब इसीलिए मैं कहता हूँ पहले फिगर को बना लो, फिगर बनाने से हमें बड़ी आसानी हो जाती है कि कौन सी चीज़ ट्रायंगल के अंदर दी है। दरख्त है, दरख्त उम्मीद है सीधा होगा, दरख्त ज़मीन पे लेटा हुआ नहीं होगा, टावर सीधा होगा, ज़मीन पे लेटा हुआ नहीं होगा, तो कॉमन सेंस इस्तेमाल हो रहा है। अब तक हमने जो सवाल किए हैं उसके अंदर दो जो डेटा की चीज़ें थी उनमें से एक लेंथ दे देते थे और दूसरी लेंथ हमसे पूछते थे। अब तीसरा और आखिरी सवाल जो मैं करने जा रहा हूँ ज़रा उन दोनों से काफ़ी डिफरेंट है। ये कैसे बंद करेंगे इनको पहले? एक मिनट रुको यार। यहाँ पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट में बल्कि अभी ऑफ तो है कैमरा। अच्छा चलो फिर रहने दो, ज़रा सा यार वो जूम पे हम लोग तंग हो रहे थे। ओके चलो उनको उसको बाद में डील कर लेंगे। ओके अगला सवाल ले आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 5 स्टोरी बिल्डिंग इज 60 डिग्री व्हेन सीन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पहले सवाल पढ़ लें। इफ द ऑब्जर्वर रिट्रीट्स 55 मीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन then the angle of the elevation becomes 48 degree. Find the height of the distance, find the height of the building and the distance between the base of the building. देखो इस सवाल को पढ़ने के बाद तुम्हें भी और मुझे भी ऐसे ही लगेगा कि यार क्या दे दिया है। उसके लिए एक चीज़ याद रखना, हमेशा इन सवालों को डील करते वक्त जब टावर की बात हो रही है, जब जो है ट्री की बात हो रही है, तो एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल खींच दो। तो जहन पे ज़्यादा जोर नहीं डालो, इसका मेथड ही यही है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना के फिर इसमें चीज़ें भरते जाएंगे तो सवाल हल्के हल्के हल होना शुरू हो जाएगा, जिसे मैं कहता हूँ डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, चीनी हल होने शुरू हो जाएगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बात की है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 5 स्टोरी बिल्डिंग। अब इसमें बताओ बिल्डिंग कहाँ से होगी? बिल्डिंग डेफिनेटली BC होगी, तो 5 स्टोरी बिल्डिंग के लिए हमने Y लिख दिया, ये हमारी बिल्डिंग है, Y लिख दें इस हाइट को बिल्कुल। अब उसके बाद हमने ये कहा कि जनाब क्या है, द व्हेन सीन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इफ द ऑब्जर्वर रिट्रीट्स 55 मीटर, रिट्रीट्स माने पसपा हुआ, जिस जगह खड़ा है वहां से, तो आगे बढ़ गया हूँ यहाँ से, ये हमने आगे बढ़ा दिया, BA को आगे बढ़ा दिया D तक, और यहाँ पे लिख दो 55 मीटर, एरोहेड लगा के दोनों तरफ लाइन सेगमेंट के। ठीक है, ये याद रहे D से लेके A तक का डिस्टेंस 55 है। एंड वो बाज नहीं आया, उसने फिर बिल्डिंग को ऊपर देख लिया। अब यहाँ से अब दोबारा उसी पॉइंट C को देखोगे तो ये चीज़ नजर आएगी। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है ट्रायंगल। इसमें उसने कहा है कि जनाब 50 इनिशियल पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और जब रिट्रीट्स होके तुम D पे पहुंचे तो एंगल ऑफ एलिवेशन पे देखा कि हमने वो कितना बन रहा है? 48 डिग्री का। अब यहाँ पे हमें क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा है कि दो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एंड ये डिस्टेंस इसको कहेंगे बिटवीन द बेस ऑफ द बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द बिल्डिंग, और जनाब ये यहाँ से बंद होंगे ना। एक मिनट रुक जाओ, ये जूम में तुम लोगों ने हमें मसले में डाला हुआ है। बेटा ये आपके कैमरे क्यों खुले हुए हैं सबके? हैं? क्लास लेते हुए कैमरे क्यों खोल लो? मैं सबके नाम नोट कर रहा हूं। कैमरे क्यों खोल लो? स्टिल वी आर गेटिंग दीज पिक्चर्स।
चलो छोड़ दो। अच्छा, अब हमने क्या करना है, डेटा बनाना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। सबसे पहले हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है BC है हमारे पास, हाइट ऑफ द बिल्डिंग BC लिखो, और फिर उसके बाद लिख दो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू वाई। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, AB, डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द बिल्डिंग x हो गया। देन उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे डिस्टेंस नजर आ रहा है, AD या BD दिया लो। चलो टोटल डिस्टेंस की बात कर लो। टोटल डिस्टेंस है फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ द बिल्डिंग। जो फाइनल डिस्टेंस हमारा आया था जब हम पीछे हो गए थे, तो ये टोटल 55 प्लस x ये आ गया था हमारे पास, इज इक्वल्स टू x 55 प्लस x हो गया। तो ये हमारे 3 डिस्टेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड नाउ व्हाट, कौन से राइट ट्रायंगल, देखो राइट ट्रायंगल होना जरूरी है। एक ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है ADC, वो राइट ट्रायंगल नहीं है, बेकार ट्रायंगल है। तो पहला राइट ट्रायंगल, अब राइट ट्रायंगल में भी 2 बन रहे हैं, तो छोटा वाला ट्रायंगल देखो, छोटा वाला ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ABC। इन राइट ट्रायंगल ABC टेंजेंट 60 डिग्री परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, टेंजेंट 60 की वैल्यू 1.7321 y अपॉन x, क्योंकि y भी नहीं मालूम x भी नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। देन मेरी सेकंड इक्वेशन कौन से ट्रायंगल से बनेगी, जो बड़ा राइट ट्रायंगल है। बड़ा राइट ट्रायंगल मेरे पास क्या आ रहा है, वो ट्रायंगल बिल्कुल ठीक है, वो इन राइट ट्रायंगल DBC, देखो बीच की लकीर भूल जाओ। DBC इस राइट एंगल में कौन सा एंगल बन रहा था, 48 डिग्री का, टेंजेंट 48 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन जो है वो बेस होता है। परपेंडिकुलर जो है मेरे पास y है, या जिसे BC कहते हैं, और बेस मेरे पास है वो BD। टेंजेंट 48 की वैल्यू 4 डिजिट से ज़्यादा भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 55 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वांटिटी को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू वाई। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। बाहर मैंने इसके, तुम्हें इस पे यहाँ पे दोनों इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, पहली भी नज़र आ रही है और दूसरी भी नज़र आ रही है। दोनों में y की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर कर लो या y की वैल्यू पुट कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। कंपेयरिंग से भी हो सकता है, दोनों में y है, या y की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लो। साइमल्टेनियस सॉल्व होना शुरू हो गया है। एंड ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 61.08321 प्लस इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ से x की टर्म्स को सॉल्व करते चले जाओ।
x को x की तरफ ले आए, जिसमें 1.7321 x माइनस 1.1106 x इज इक्वल्स टू and x will be equals to शाबाश। और जनाब x की वैल्यू 98.29, इसको x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में जो अच्छी लगे, क्योंकि यहाँ इक्वेशन नंबर 1 छोटी है तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। वैसे इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते थे, इक्वेशन 2 में पुट करते थोड़ी सी काम लंबा हो जाता। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, y इज इक्वल्स टू डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू आई है एंड कैलकुलेटर यूज किया हमने तो हमें मालूम चल गया। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू जब निकल आई तो अब फाइनल आंसर वर्डिंग में देंगे। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग की हाइट दे दो and then उसके बाद the horizontal distance between the base of the building and final point of observation. राइट, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे ये बताते चलूँ कि आज क्लास होमवर्क में तुम्हारे पास एक्सरसाइज 12.1 मैंने कंप्लीट करा दी है। 7 सवाल आते हैं, ज़्यादा नहीं है। क्लास वर्क में मैंने 3 सवाल दिए हैं। पहले क्लास वर्क के सवाल मुकम्मल कर लो, दैन उसके बाद होमवर्क के। क्लास वर्क और होमवर्क के सवाल के लिए मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे अभी 1-2 मिनट में आपको लॉन्च करने जा रहा हूँ, आपका क्लास वर्क और होमवर्क के सवाल। तो ये हमारा जो है फाइनल जो अभी क्वेश्चन किया है उसके फाइनल पेज की वर्डिंग वगैरह दिखा रहे हैं बस। तो ओके, मैं यहीं पे क्लास एंड कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। हाँ, ये क्लास वर्क होमवर्क भी दिखा दो इनको। ये जिन बच्चों को फ़ौरन क्लास वर्क होमवर्क लिखना है वो अगले 30 सेकंड में लिखें। वैसे व्हाट्सएप के ग्रुप पे ये रवाना कर दिया गया, ये व्हाट्सएप के ग्रुप पे रवाना कर दिया गया है। हमारे 7 सवालात में से 3 सवाल अभी पहले क्लास वर्क में करो। क्लास वर्क में सवाल करने से फ़ायदा क्या होता है, जो क्लास वर्क के सवाल आते हैं वो पूरी एक्सरसाइज का ट्रेंड बताते हैं। जब ये 3 सवाल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बाकी 4 सवाल भी आपसे बड़ी आसानी से हो जाने चाहिए। ओके, आज की मैं कहीं यहीं पे क्लास रोकने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना काम करूँ।